हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम +1 क्लास की फिजिक्स की बिगिनिंग करेंगे। तो टाइम सेट कीजिए t = 0। बेटा जो +1 की फिजिक्स है इसके अंदर हम मैक्सिमम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। जो हमारा +1 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है बेटा उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर से जेईई मेंस नीट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है बेटा। तो इस चैप्टर के अंदर हम आज स्टडी करेंगे साइंस के बारे में। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है बेटा? साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज। साइंस का मतलब क्या बेटा? नॉलेज। देखो साइंस कहाँ से आई? लैटिन वर्ब सिंथिया, संस्कृत वर्ड विज्ञान और अरबिक वर्ड इलम, इन तीनों से मिलके बनी बेटा साइंस। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या? नॉलेज। इसलिए साइंस का भी मतलब क्या? नॉलेज बेटा। साइंस की डेफिनेशन देखो बेटा, साइंस इज सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। साइंस इज सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। बेटा जो प्रकृति के रहस्य है, जो नेचर की मिस्ट्री है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइंस। जो प्रकृति के रहस्य है उनके बारे में पता लगाना, उनके बारे में ऑब्जर्व करना, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? साइंस। हम अपने आसपास भी कई ऐसे फिनोमिना देखते हैं जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इनके रहस्य का पता लगाना, इनकी मिस्ट्री का पता लगाना क्या कहलाता है बेटा? साइंस। इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं फिनोमिना को, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी कि नॉलेज जो हम गेन करते हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस। देखो बेटा साइंस की डेफिनेशन देखो दोबारा से, साइंस इज सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। जो प्रकृति के रहस्य है उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा? साइंस। या द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, वो ज्ञान जो इंसान गेन करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं बेटा। देखो अब बात है कि साइंस डे बाय डे डेवलप होती जा रही है। जो साइंस है बेटा डे बाय डे डेवलप होती जा रही है। उसका कहानी क्या? देखो बेटा साइंस डेवलप थ्रू ए डेफिनेट स्टेप। जो साइंस डे बाय डे डेवलप हो रही है वो कुछ स्टेप्स के अंदर हो रही है। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। उन स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? साइंटिफिक मेथड। जो साइंस डे बाय डे बेटा डेवलप होती जा रही है, एक से एक नई चीजें आ रही है, एक से एक नए एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं बेटा, एक से एक चीजों के बारे में हमें पता चलता जा रहा है। इनको हम कुछ स्टेप के द्वारा करते हैं। उन स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? साइंटिफिक मेथड। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड बेटा। उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट है बेटा वो है मेकिंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा? मेकिंग ऑब्जर्वेशन। देखो मेकिंग ऑब्जर्वेशन इज फंडामेंटल स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जो ऑब्जर्वेशन है बेटा वो फर्स्ट स्टेप है, वो फंडामेंटल स्टेप है साइंस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन के बिना हम नहीं कर सकते। देखो किसी भी चीज को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं। पहले हम चीज को क्या करते हैं बेटा? ऑब्जर्व करते हैं, चीज को देखते हैं, किसी भी मटेरियल को देखते हैं, किस आसमान के अंदर कोई भी घटनाएं हैं उनको देखते हैं। पहले हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? साइंटिफिक मेथड का ऑब्जर्वेशन। बेटा जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी दो तरीके से होती है। जो फर्स्ट है बेटा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। देखो ये क्या होती है? सच ऑब्जर्वेशन टेल अबाउट क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखो सच ऑब्जर्वेशन टेल अबाउट क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी के बारे में बताएं। देखो स्काई इज ब्लू, आसमान कैसा है? ब्लू। यानी कि स्काई की क्वालिटी बता दी यहाँ पे ब्लू। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे लंबा हूं, मैं आपसे लंबा हूं। यहाँ पे मैंने क्वालिटी क्या बता दी? मैं आपसे लंबा हूं। इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेटा। दोबारा से समझो, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? जो क्वालिटी के बारे में बताए। जो किसके बारे में बताए? क्वालिटी के बारे में बताए। जैसे स्काई इज ब्लू, स्काई की क्वालिटी क्या? कि वो ब्लू है। इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेटा। सेकंड है बेटा आपकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या आपकी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सच ऑब्जर्वेशन टेल अबाउट क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखो जो ऑब्जर्वेशन की क्वांटिटी के बारे में बताएं,
क्वालिटेटिव क्या था, वो क्वालिटी के बारे में बताता। क्वांटिटेटिव क्या है, जो क्वांटिटी के बारे में बताए। जो किसके बारे में बताए बेटा, क्वांटिटी के बारे में बताए। उसको देखो समझो, आई एम 1 फीट टॉलर देन यू, मैं आपसे 1 फीट लंबा हूं। ये क्या बता दिया आपको, क्वांटिटी बता दी। यहां पे क्वांटिटी क्या होगी, 1 फीट। स्काई इज 70% ब्लू, स्काई इज 70% ब्लू। यहां पे क्या क्वांटिटी बता दी बेटा, 70% स्काई ब्लू है। ये क्या बता दी यहाँ पे, स्काई के में क्वांटिटी बता दी बेटा। यानी जो क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन है उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसको हम ज्यादा यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर बेटा। देखो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी, उसके अंदर में मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर में उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया बेटा। उसकी क्वांटिटी के आधार पर ही हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं बेटा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ लॉ। फॉर्मेशन ऑफ लॉ को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं बेटा। आप सबको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टोरी मालूम होगी। जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने देखा कि पेड़ से जो सेब है वो नीचे गिर रहा है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब पेड़ से नीचे क्या गिरा, सेब, उसको ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया बेटा, सेब को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट मटेरियल को ऊपर की ओर थ्रो किया। तो उन्होंने सभी मटेरियल को देखा कि सभी मटेरियल नीचे की ओर आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए डिफरेंट मटेरियल पे, सभी क्या है, नीचे की ओर आए। उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, जो अर्थ है ना, हर एक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है बेटा। यहां से आया था आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्मेशन की। इसी तरीके से आपका एक लॉ और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर देखा गया कि नेट मास क्या आपका कंजर्व है। उसके बाद अनदर केमिकल रिएक्शन के अंदर भी देखा गया कि नेट मास क्या आपका कंजर्व है। इस तरीके से बहुत असंख्या इन्फिनिटी रिएक्शन के अंदर देखा गया जो आपका नेट मास क्या है, कंजर्व है। यहां से आपका किसकी फॉर्मेशन हुई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की फॉर्मेशन हुई। इस तरीके से हम लॉ की फॉर्मेशन करते हैं बेटा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो डेवलप थ्योरी। थ्योरी को डेवलप करना बेटा। देखो आपसे पूछा जाता है कि क्यों मास कंजर्व रहता है, क्या वजह है मास कंजर्व रहने की। इन्हीं क्या का जवाब देने के लिए, इन्हीं वाई को एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, थ्योरी को बनाते हैं। देखो, टू एक्सप्लेन द लॉ फॉर्म्ड ए सेट ऑफ अजम्पशन इज पुट फोर्थ विच इज कॉल्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर हम बहुत सारे अजम्पशन को फील करते हैं, बहुत सारे अजम्पशन मानते हैं। उसके बाद हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। वैसे स्टार्टिंग के अंदर इसको थ्योरी नहीं कहा जाता, इसको स्टार्टिंग के अंदर कहा जाता हाइपोथेसिस। इसको स्टार्टिंग के अंदर क्या कहा जाता, हाइपोथेसिस। इसके ऊपर जो लॉ की फॉर्मेशन हुई है उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं, उनको देखा जाता है डिफरेंट साइंटिस्टों के द्वारा। उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं डिफरेंट तरीके से। जो जहां पे हमें लग रहा है गलत है वहां पे मॉडिफिकेशन की जाती है और बहुत बार उनको चेक किया जाता है। देखो, इनिशियली सेट ऑफ assumption is called hypothesis which are modified and check over many experiment and then after the hypothesis is called theory। देखो, बहुत सारे बार एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन की जरूरत थी वो मॉडिफिकेशन की, उसके बाद हम उस हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, थ्योरी या मॉडल। इसलिए हम समझ सकते हैं जो थ्योरी आपकी थ्योरी एक्सप्लेन करती है आपके वाई को कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें क्या मानना, इसके लिए हमें क्या अजम्पशन मानने होंगे। यानी उसके अंदर क्या बहुत सारे अजम्पशन को हम पुट करते हैं। उसके बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्दर एक्सपेरिमेंट टू चेक द थ्योरी। देखो, ये समझो आप, थ्योरी आर कॉन्स्टेंटली चेक्ड बाय फर्दर एक्सपेरिमेंट। इफ द थ्योरी डजंट एक्सप्लेन एनी पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट देन मॉडिफिकेशन आर मेड इन थ्योरी। देखो, थ्योरी क्रिएट होने के बाद हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको कंटिन्यू चेक करते रहते हैं। अगर वो आपको जो लॉ है उसको एक्सप्लेन कर रही है, आपके जो रिजल्ट है उनको एक्सप्लेन कर रही है, तो हम कहते हैं ठीक है, जो आपके एक्सपेरिमेंट है वो सही आ रहे हैं तो ठीक है। अगर वो एक्सपेरिमेंट आपके ठीक नहीं आ रहे, उनका रिजल्ट आपका ठीक नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। थ्योरी के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर एक नई थ्योरी को डेवलप करते हैं।
देखो बेटा, हम थ्योरी देने के बाद, डेवलप ऑफ थ्योरी के बाद उस थ्योरी के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ठीक आ रहा है, हमारे एक्सपेरिमेंट ठीक हो रहे हैं तो ठीक है, वरना उस थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर एक नई थ्योरी को डेवलप करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सभी थ्योरी को हम प्रॉपर नहीं कह सकते, कोई भी थ्योरी प्रॉपर नहीं है, कोई भी थ्योरी प्रॉपर नहीं है। हाँ, वो उस टाइम के अंदर वैलिड होगी, आने वाले टाइम के अंदर जरूरी नहीं है कि वो थ्योरी जो नई चीजें हैं, जो नई लॉ है, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो, जो नए एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उनके ऊपर वो थ्योरी एप्लीकेबल हो। दोबारा से समझो बेटा, सारी थ्योरी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होती। वो जो टाइम चल रहा है उसके अंदर वो वैलिड हो सकती है, लेकिन फ्यूचर के अंदर वो थ्योरी वैलिड हो ऐसा कोई विधान नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो थ्योरी फ्यूचर के अंदर भी वैलिड हो। बेटा, अब तक हमने जो स्टडी किया उसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले हमने स्टडी की इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस क्या था, जो नेचर की रहस्य उनके बारे में स्टडी करना, यानी कि मिस्ट्री ऑफ नेचर के बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी करना, क्या कहलाता आपका साइंस। उसके बाद हमने देखा जो हमारी साइंस है वो डे बाय डे डेवलप होती जा रही है, डे बाय डे आपके सामने नई चीजें आ रही है, डे बाय डे नई लॉ, नई थ्योरी सामने आ रही है। उनके लिए कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं, उन स्टेप को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। जो हमारा फर्स्ट साइंटिफिक मेथड के अंदर फर्स्ट स्टेप है वो मेकिंग ऑब्जर्वेशन। ये सबसे फंडामेंटल स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले किसी चीज को क्या किया जाता है, किसी मटेरियल को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जो हमारे सामने घटनाएं घट रही है उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारी दो तरीके से की जा सकती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें क्वालिटी के बारे में बताती है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें क्वांटिटी के बारे में बताती है। उसके बाद था फॉर्मेशन ऑफ लॉ। हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। हमने देखा डिफरेंट मटेरियल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, सबका कंक्लूजन क्या था, सेम था। उसके बाद हमने लॉ की फॉर्मेशन की। लॉ की फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप था आपका डेवलप थ्योरी। थ्योरी को डेवलप करना। हमने देखा जो फॉर्मेशन ऑफ लॉ हमारा क्रिएट हुआ है उसके ऊपर हमने काफी सारे अजम्पशन को अज्यूम किया। उसके बाद हमने दोबारा से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इससे पहले की थ्योरी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि अगर हमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई तो हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। आफ्टर मॉडिफिकेशन दोबारा से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद हमने उसको नाम दे दिया थ्योरी का। थ्योरी क्यों क्रिएट की जाती है, वाई के आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब चीजों के आंसर को क्रिएट करने के लिए हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, क्योंकि थ्योरी के अंदर काफी सारे अजम्पशन लिए जाते हैं। उसके बाद था नेक्स्ट फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन टू चेक द थ्योरी। थ्योरी के बाद हम उसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते रहते हैं, थ्योरी को चेक करते रहते हैं। अगर आपकी थ्योरी ठीक है तो हम दोबारा से आते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं डेवलप थ्योरी के अंदर। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमारे सोच के अनुसार नहीं आया, जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे उसके अनुसार नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। दोबारा से थ्योरी के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और नई थ्योरी को डेवलप करते हैं। दोबारा से हमने क्या किया, अगर रिजल्ट हमारा सही नहीं आया तो थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन के बाद हमने नई थ्योरी को डेवलप किया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो थ्योरी है वो कंप्लीट तरीके से सही नहीं होती। करंट टाइम के अनुसार वो थ्योरी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर के लॉ को पिछली थ्योरी एक्सप्लेन करे। इसलिए हम थ्योरी के अंदर कंटिन्यू मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। बेटा, अब हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के बारे में। हमें पता है साइंस की 3 मेन ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या? बेटा, आपके सामने टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ये जो टेक्स्ट है ये 15th सेंचुरी का ग्रीक लैंग्वेज का एक टेक्स्ट है। ठीक है, इस टेक्स्ट को बेटा उस ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है फ्यूजेज। इस टेक्स्ट को ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है फ्यूजेज। इस टेक्स्ट का मतलब है बेटा नेचर। और एक संस्कृत का टेक्स्ट है बेटा, संस्कृत वर्ड है भौतिकी, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड। बेटा, जो ये टेक्स्ट है ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसको बोला जाता है फ्यूजेज। और जो ये टेक्स्ट है बेटा आपका संस्कृत भाषा का टेक्स्ट है, जिसको बोला जाता है भौतिकी, जिसका मतलब स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड। और इस टेक्स्ट का मतलब था आपका नेचर। ऐसा कहा जाता है बेटा जो आपकी फिजिक्स ड्राई हुई है, इन्हीं वर्ड से आपकी फिजिक्स ड्राई हुई है, इन्हीं लेटर से आपकी फिजिक्स ड्राइव हुई है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स होती क्या है बेटा। देखो, लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड या स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर।
बेटा जो नेचर और नेचर के फिनोमिना के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। जो बेटा नेचर है और नेचर के जो फिनोमिना है उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। इसको समझो बेटा, देखो ये दिन और रात का होना, ये गर्मी ठंडी बरसात का होना, वो इंद्रधनुष का बनना, वो समुद्र में लहरों का बनना, वो ज्वालामुखी का फटना, वो तुम्हारी चाय को गर्म करना, वो तारों का ठंडा होना, ये आवाज जो आप मेरी सुन पा रहे हैं, ये लाइट जो आप देख पा रहे हैं, ये घर में जो पंखे चल रहे हैं, ये आपकी टीवी की स्क्रीन पर इमेज का बनना, ये सारा फिनोमिना, ये सभी फिनोमिना एक्सप्लेन हुए बाय फिजिक्स। मीन्स एवरीथिंग इज एक्सप्लेन बाय फिजिक्स। यानी कि जो नेचर के फिनोमिना है बेटा, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। नेचर और नेचर के फिनोमिना की स्टडी को हम क्या कहेंगे? फिजिक्स। देखो बेटा डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है फिजिक्स की। देखो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर और नेचर के फिनोमिना के बारे में, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? फिजिक्स। एक बार दोबारा से समझो बेटा, जो आपके सामने एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये 15th सेंचुरी का ग्रीक लैंग्वेज का एक टेक्स्ट है, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है फ्यूजिज। इसका मतलब है बेटा नेचर। और एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है भौतिकी, जिसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड। ऐसा कहा जाता है इन दोनों टेक्स्ट से ही आपकी फिजिक्स की डिस्कवरी हुई है। इन्हीं दोनों टेक्स्ट से ही आपकी फिजिक्स की डिस्कवरी हुई है, यानी कि इन्हीं दोनों लेटर से आपकी फिजिक्स ड्राइव होती है। हमने देखा फिजिक्स क्या है। फिजिक्स देखो बेटा, इस लेटर का मतलब क्या था? नेचर। और इस लेटर का मतलब क्या था? स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड। यानी कि नेचर और नेचर के फिनोमिना की स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। बेटा नेचर और नेचर के फिनोमिना की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स। बेटा जो आपकी फिजिक्स है वो दो मेन प्रिंसिपल पे बेस है। उसके दो मेन प्रिंसिपल है। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन और सेकंड इज रिडक्शनिज्म। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन और सेकंड इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब समझो बेटा, यूनिफाई करना, मतलब कि डिफरेंट फिनोमिना को एक सिंगल लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करना। बेटा यूनिफिकेशन का मतलब है कि डिफरेंट फिनोमिना को एक सिंगल लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। समझो बेटा इसको एग्जांपल की सहायता से देखो। एप्पल फॉलिंग, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, वेटलेसनेस इन द रॉकेट। देखो बेटा ये चारों डिफरेंट फिनोमिना है। एप्पल ऑफ फॉलिंग, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, वेटलेसनेस इन द रॉकेट। ये आपके चारों क्या है? अलग अलग फिनोमिना। ये चारों डिफरेंट फिनोमिना एक्सप्लेन हुए एक सिंगल लॉ के द्वारा, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसके द्वारा एक्सप्लेन हुए बेटा? एक सिंगल लॉ के द्वारा, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपका G(m1m2/r²। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ। यही तो यूनिफिकेशन है, यानी कि डिफरेंट फिनोमिना को एक सिंगल लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करना। एक अनदर एग्जांपल देखो बेटा इसका। लेंज लाइन मैग्नेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, किर्चॉफ सेकंड लाइन इलेक्ट्रिसिटी, बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड। ये भी चारों के आपके डिफरेंट फिनोमिना। ये चारों फिनोमिना एक्सप्लेन हुए आपके बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा हमारी फिजिक्स के अंदर कोशिश रहती है कि डिफरेंट फिनोमिना को एक सिंगल लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाए। डिफरेंट फिनोमिना को एक सिंगल लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाए। इसी के ऊपर एक बुक लिखी है ग्रेट साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने कोशिश की जो आपके सभी फिनोमिना, जो आपके सभी फिनोमिना है, जो मीन्स की जो आपकी कंप्लीट फिजिक्स है, उसको ड्राइव किया जाए एक सिंगल लॉ के द्वारा। सर स्टीफन हॉकिंग ने कोशिश की थी जो आपकी कंप्लीट फिजिक्स है, यानी कि जो सारे के सारे फिनोमिना है जो फिजिक्स के द्वारा हम ड्राइव कर रहे हैं, वो सभी फिनोमिना एक सिंगल लॉ के द्वारा ड्राइव हो। उनकी बुक का नाम था बेटा द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो 2002 में उन्होंने पब्लिश की थी। बुक का नाम था बेटा द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने 2002 में पब्लिश की थी। उन्होंने वो लॉ दिया था बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो लॉ क्या था आपका? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने काफी हद तक इसके ऊपर सक्सेस भी पाई। उन्होंने कोशिश की थी कि जो आपकी कंप्लीट फिजिक्स है बेटा उसको एक्सप्लेन किया जाए एक सिंगल लॉ के द्वारा। वो सिंगल लॉ क्या था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ ने काफी हद तक कंप्लीट फिजिक्स को ड्राइव किया है।
एक और ग्रेट फिजिसिस्ट थे बेटा मैक्सवेल, जिनको जाना जाता है उनकी 4 इक्वेशन की वजह से। उनकी ये 4 इक्वेशन बड़ी फेमस इक्वेशन है। इन सभी इक्वेशन को आप +2 क्लास के अंदर और ग्रेजुएशन के अंदर अच्छे से स्टडी करोगे। देखो इनकी 4 इक्वेशन क्या थी बेटा, गोस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गोस लाइन मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इन 4 इक्वेशन ने बेटा, जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी, इन 4 इक्वेशंस ने फिजिक्स की काफी सारी ब्रांच को एक्सप्लेन किया। इन्हीं 4 इक्वेशन ने बेटा फिजिक्स की काफी सारी ब्रांच को एक्सप्लेन किया। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फिजिक्स की जो बहुत बड़ी ब्रांच है, ये सभी ब्रांच एक्सप्लेन होती है मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से। मैक्सवेल की बेटा 4 इक्वेशन से, यही तो यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या, यूनिफाई करना बेटा, कि डिफरेंट फिनोमिना को एक सिंगल फिनोमिना के द्वारा एक्सप्लेन करना, क्या कहलाता है आपका, यूनिफिकेशन। हम दोबारा से समझते हैं बेटा, जो आपके फिजिक्स है वो बेस है कुछ प्रिंसिपल पे, जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल है यूनिफिकेशन, आपका सेकंड प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था आपका, यूनिफिकेशन, सेकंड क्या था बेटा, रिडक्शनिज्म। की डेफिनेशन है बेटा, एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिक ऑफ वन और मिनिमम लॉ, यानी कि जो नेचर के आपके डिफरेंट फिनोमिना उनको एक्सप्लेन किया जाए एक लॉ के द्वारा या कम से कम लॉ के द्वारा बेटा, ये आपका कहलाता है यूनिफिकेशन। इसके एग्जाम्पल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बेटा। देखो फिनोमिना ऑफ एप्पल फॉलिंग टू ग्राउंड, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ and weightlessness in the rocket, all these phenomena are explained with help of one law, that is Newton law of gravitation। ये जो डिफरेंट फिनोमिना थे बेटा, ये सिंगल लॉ के द्वारा एक्सप्लेन हुए, उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपका सेकंड प्रिंसिपल है बेटा रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है, देखो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसको ब्रेक करना स्मॉल पार्ट्स के अंदर, उसके बाद उन स्मॉल पार्ट्स को सोल्व करना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके उन छोटे छोटे पार्ट्स को सोल्व करके इस कंप्लीट प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, ब्रेकिंग ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू ए स्मॉलर पार्ट्स देन सॉल्विंग दीज स्मॉलर पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना और उसके बाद उन स्मॉल पार्ट्स को सोल्व करना, क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म। ठीक है बेटा, इसका कुछ एग्जांपल दिया। देखो, थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, वो स्टार्टिंग के अंदर एक्सप्लेन करती थी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, जैसे कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, लेकिन बाद में थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा ही एक्सप्लेन की गई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जैसे कि काइनेटिक्स थ्योरी, स्टैटिकल मैकेनिक्स, काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैस। यानी कि देखो, सबसे पहले मान के चलो हम टेम्परेचर का केस लेते हैं। टेम्परेचर का केस में हम सबसे पहले उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे बेटा, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना और उसके बाद उन स्मॉलर पार्ट्स को सोल्व करना, क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म। ये बेटा आपके 2 मेन प्रिंसिपल थे फिजिक्स के, जिन पे आपकी फिजिक्स काम करती है। बेटा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स का आपका सिलेबस क्या है। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है बेटा कि आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या है। बेटा हम फिजिक्स को 3 लेवल पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक लेवल, नेक्स्ट आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल, और जो थर्ड है रिसेंटली डिस्कवर हुआ है मेसोस्कोपिक लेवल। बेटा मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल और मेसोस्कोपिक लेवल। बेटा जो मेसोस्कोपिक लेवल है ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, हम इसके ऊपर आज स्टडी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स के। बेटा जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है इसके अंदर हम लार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है बेटा, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्मॉल पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में बेटा, स्मॉल पार्टिकल के बारे में। जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है बेटा, इसको बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स, और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स। बेटा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स की कुछ ब्रांचेज है बेटा, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स के अंदर बेटा हम स्टडी करेंगे
मोशन ऑफ कार के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, रॉकेट प्रपल्शन के बारे में कि रॉकेट कैसे फ्लाई करता है बेटा, बेंडिंग ऑफ रोड, व्हील रोटेशन, व्हील कैसे रोटेट करता है, साउंड वेव फ्लोटेशन, कोई चीज कैसे फ्लोट करती है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के अंदर बेटा। जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ के बारे में। यहीं पर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर बेटा। इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, स्पॉन्टेनियस अनस्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सब हम स्टडी करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बारे में। यहीं पर हम स्टडी करेंगे मैग्नेट के बारे में बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेटा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी किया गया वहीं से आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। जो आपका कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ बेटा ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा ही हुआ। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी किया तो वहीं से आपका डेवलप हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको भी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बेटा। ऑप्टिक्स के अंदर हम बात करेंगे लाइट के नेचर के बारे में, लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में, मिरर के बारे में, लेंसेज के बारे में, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप को भी हम स्टडी करेंगे बेटा ऑप्टिक्स के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो को भी स्टडी करेंगे हम ऑप्टिक्स के अंदर बेटा। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स है यानी जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, उसी को बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, ये बाद में आई थी। इसके अंदर हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में। एटम की भी स्टडी करेंगे। यहीं पर हम स्टडी करेंगे एक्सरेज की बेटा। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर की। जैसे ही बेटा हमने सेमीकंडक्टर को स्टडी किया वहीं से आपकी डेवलप हुई सिलिकॉन चिप और डायोड। सिलिकॉन चिप और डायोड को डेवलप करने के बाद आपका मोबाइल फोन, सैटेलाइट और एलईडी टीवी, ये सारे के सारे किसकी देन है? सेमीकंडक्टर की देन है बेटा। जैसे सेमीकंडक्टर को स्टडी किया गया वहीं से आपका डेवलप हुआ मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, रिमोट, ये सारे के सारे किसके द्वारा डेवलप हुए? सेमीकंडक्टर के द्वारा बेटा। जो कंप्लीट फिजिक्स है उसका बेसिक आपको करवाया जाता है +1 और +2 के अंदर बेटा। जो आपकी कंप्लीट फिजिक्स है उसी का बेसिक आपको करवाया जाता है +1 और +2 के अंदर। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को हम बेटा स्टडी करेंगे 11th क्लास के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स और मॉडर्न ऑप्टिक्स को हम स्टडी करेंगे +2 के अंदर। दोबारा से समझो बेटा, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टडी करेंगे 11th क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे +2 क्लास के अंदर। दोबारा से समझो बेटा, स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या है बेटा। हम फिजिक्स को 3 लेवल पे स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल और मेसोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं बेटा लार्ज पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं स्मॉल पार्टिकल की बेटा। मेसोस्कोपिक फिजिक्स जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है उसके बारे में हम आज स्टडी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स के बारे में। मैक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स बेटा, ये पुरानी फिजिक्स है। और उसके बाद जो डिस्कवरी हुई थी वो थी माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स की, यानी कि क्वांटम फिजिक्स की। उसी को हम बोलते हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिक फिजिक्स है उसकी ब्रांच है बेटा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टडी करेंगे 11th क्लास के अंदर। जो आपका +2 का सिलेबस होगा बेटा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से। एटम के बारे में आप 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर कुछ स्टडी करोगे बेटा। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में बेटा। हम बात करते हैं स्टीम इंजन के बारे में। पुरानी बातें हैं, पहले होता था स्टीम इंजन बेटा। अगर हमको उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, उस टाइम हमें स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना था, तो हमें नीड थी टेक्नोलॉजी में। उससे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ। देखो बेटा, स्टीम इंजन था। बात करें
फिजिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी पहले आई या फिजिक्स पहले आई। एक दूसरे से इंटरलेटेड है बेटा फिजिक्स और टेक्नोलॉजी। स्टीम इंजन के बारे में बात करते हैं, हमें स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना था बेटा, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी में नीड थी इम्प्रूवमेंट की, तो हमें टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ, नई टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ। उससे हमें नई फिजिक्स की एक ब्रांच मिली थर्मोडायनेमिक्स, वहीं से डिस्कवरी हुई हीट इंजन की, वहीं पे हमने मोर स्टडी की हीट इंजन के बारे में। दोबारा से समझो बेटा, स्टीम इंजन की हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करना था, वहीं से बर्थ हुआ नई टेक्नोलॉजी का, वहीं से बर्थ हुआ फिजिक्स की नई ब्रांच का जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। उसी के अंदर हमने मोर स्टडी की हीट के बारे में। यहाँ पे देखो बेटा, जैसे हमने सेमीकंडक्टर को स्टडी किया, सिलिकॉन चिप, डायोड वहाँ से डेवलप हुई, उन्हीं सिलिकॉन चिप और डायोड से डेवलप हुई आपकी टेक्नोलॉजी, वहीं से एक नई टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ, वहीं से आपकी डिस्कवरी हुई कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, एलईडी, टीवी की। बेटा हमने स्टडी किया सेमीकंडक्टर को जो क्या फिजिक्स है, उसके अंदर हमने डेवलप की सिलिकॉन चिप और डायोड, वहीं से जन्म हुआ टेक्नोलॉजी की, नई टेक्नोलॉजी का, यानी कि यहाँ फिजिक्स से टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई, नई टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ, वहां से बर्थ हुआ कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, एलईडी का और टीवी का। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेटा स्टडी किया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वहीं से आपका डेवलप हुआ नई टेक्नोलॉजी का, वहीं से डेवलप हुआ कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम का, सैटेलाइट का। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेटा स्टडी किया, वहीं से नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, वहीं से डेवलप हुई आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम। बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी किया था, वहीं से आपके टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीविजन, सैटेलाइट की डिस्कवरी हुई थी, वहीं से ये सब डेवलप हुए थे। ये सारे के सारे किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए। और जैसे हमने सेमीकंडक्टर को रीड किया था, वहीं से आपकी डेवलप हुई थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए? आपकी सोसाइटी से जुड़े हुए। और ज़्यादा डिटेल से बेटा आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे बेटा आपको कुछ टेक्नोलॉजी दी हुई है, वो फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पे बेस है वो आपको खुद यहाँ से रीड आउट करनी है। बेटा यहाँ पे आपको साइंटिस्टों के नाम दिए हुए, फिजिसिस्ट के नाम दिए हुए, और उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की, वो किस कंट्री से थे, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ। ये भी आप खुद एक बार रीड आउट करेंगे। बेटा जो नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल फोर्सेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलाम्ब फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलाम्ब फोर्स। बेटा देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमने स्टडी की 2 पॉइंट मासेस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलाम्ब्स लॉ के अंदर हम स्टडी करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बेटा? 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में। बेटा कूलाम्ब्स लॉ क्या बताता हमें? हाउ टू चार्जेस इंटरेक्ट, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है। आप लोगों को पता है बेटा जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कूलाम्ब्स ने यही बात बताई कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ रिपेल करते हैं और कितने फोर्स के साथ अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा आइए एक बार हम समझते हैं इसको अच्छे से। हमने 2 बॉडी ली, बॉडी 1, बॉडी 2। बॉडी 1 के ऊपर चार्ज है प्लस Q1, बॉडी 2 के ऊपर चार्ज है प्लस Q2। देखो बेटा जो बॉडी 2 है वो बॉडी 1 के ऊपर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन के अंदर। देखो क्योंकि ये लाइक चार्ज है ना, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो बॉडी 2 है वो बॉडी 1 के ऊपर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में। देखो फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, और बॉडी 1 है जो फोर्स लगा रही है बॉडी 2 के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर। देखो बेटा फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। ठीक है बेटा, इसकी कुछ कंडीशन थी। देखो क्या थी? फर्स्ट क्या है? स्टैटिक चार्ज। जो चार्ज है बेटा उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए? रेस्ट के अंदर। जो चार्जेज है उसकी पोजीशन किसके अंदर होनी चाहिए? रेस्ट के अंदर। नेक्स्ट बेटा पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? चार्ज इन स्मॉल स्पेस। जो स्मॉल स्पेस के अंदर चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा
फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। देखो बेटा, जो लाइन दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर रही है उसी के ऊपर फोर्स लगेगा, ना कि इस डायरेक्शन में, ना कि इस डायरेक्शन में। देखो, बॉडी 1 और बॉडी 2 के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पर फोर्स लगेगा। दोबारा समझो, जो लाइन बेटा दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर रही है उसी के ऊपर ही फोर्स लगेगा। देखो, फोर्स लगाया बॉडी 2 ने बॉडी 1 के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर। कहां लगा फोर्स? जो लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रही है उसी के ऊपर। नेक्स्ट क्या देखो बेटा, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस के, यानी कि F डायरेक्टली Q1 Q2। जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा उतना ज्यादा क्या होगा आपका फोर्स होगा, जितना कम चार्ज होगा उतना ही कम आपका फोर्स होगा। नेक्स्ट क्या बेटा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन का स्केयर। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो पॉइंट चार्जेस के बीच की सेपरेशन है उसके स्केयर के। जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी बेटा उतना कम फोर्स लगेगा, जितनी कम सेपरेशन होगी उतना ही ज्यादा फोर्स एक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्या, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है बेटा मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर। एक बार दोबारा से देखो बेटा, हमने क्या किया, दो बॉडी कंसीडर की, बॉडी 1 बॉडी 2। बॉडी 1 के ऊपर चार्ज है बेटा प्लस Q1, बॉडी 2 के ऊपर चार्ज है बेटा प्लस Q2। देखो, अब बॉडी 2 ने फोर्स लगाया बॉडी 1 के ऊपर, यानी बॉडी 2 ने बॉडी 1 को रिपेल किया इस डायरेक्शन के अंदर, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। तो बॉडी 1 ने भी फोर्स लगाया बॉडी 2 के ऊपर, बॉडी 1 ने भी बॉडी 2 को क्या किया बेटा, रिपेल किया। देखो, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। ये जो फोर्स लग रहा है बेटा ये उस लाइन के ऊपर लग रहा है जो दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। तो जो फोर्स होगा बेटा वो इक्वल होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। अब हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, यानी कि आपके पास आ गया F इजिकल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बेटा जो K है उसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट। क्या है K? क्या बेटा, कांस्टेंट। इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट या कूलाम कांस्टेंट। जो K है बेटा उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर बेटा। और K डिपेंड करता है बेटा मीडियम के ऊपर। K किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। और जो आपका फोर्स है बेटा वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के अंदर। जैसे एयर या वैक्यूम के अंदर अलग फोर्स होगा और वाटर के अंदर अलग फोर्स होगा बेटा। बेटा एक बार जो कंडीशन है इसकी एक बार अच्छे से दोबारा समझो। स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज है बेटा उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, रेस्ट के अंदर। चार्ज कैसा होना चाहिए बेटा, पॉइंट चार्जेस। देखो दोबारा समझाता हूं मैं आपको, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज इन स्मॉल स्पेस। मेरे पास दो मेटल की बॉल है बेटा, दोनों के ऊपर पॉजिटिवली रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, और आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं क्या बेटा ये पॉइंट चार्ज हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इन स्मॉल स्पेस बेटा। तो एक बॉल और है मेरे पास जिसका साइज है 1 mm, उसके ऊपर जो चार्ज है उसको आप बोलोगे पॉइंट चार्ज। तो बेटा ये बड़ी बॉल है जो दोनों, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकती है, ये भी पॉइंट चार्ज हो सकती है। कब? जब हम इनके बीच की सेपरेशन को बढ़ा दें। अगर हम इनके बीच की सेपरेशन को बढ़ा दें, इनको बहुत दूर दूर रख दें, तो बेटा ये हमें कैसे दिखाई देगी, स्मॉल साइज में, यानी कि पॉइंट के साइज में। बेटा आप लोगों ने स्टडी किया जो सेकंड था आपका, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी कि सेपरेशन का स्क्वायर, जिसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम ग्राफ बनाते हैं फोर्स और सेपरेशन के बीच का। किस किस के बीच का बेटा, फोर्स और सेपरेशन के बीच का। देखिए
जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे फोर्स क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। देखो जैसे जैसे आपकी सेपरेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपका फोर्स क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। देखो अगर हमने क्या किया बेटा, सेपरेशन को डबल कर दिया, हमने क्या किया, सेपरेशन को डबल कर दिया। मान लो पहले सेपरेशन थी 1, अब हमने उसको क्या कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4। जो फोर्स है वो कितने गुना कम हो गया बेटा, 4 गुना कम होगा। फोर्स कितने गुना कम हो गया, 4 गुना कम होगा। अब हमने क्या किया, सेपरेशन को ऑफ कर दिया बेटा। पहले मान लेते हैं सेपरेशन थी 1, अब हमने क्या कर दिया 1/2, तो फोर्स आपका क्या होगा, 4 गुना ज्यादा होगा। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस। बेटा आप न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा स्टडी करोगे हायर क्लासेज के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बेसिक के बारे में बात करेंगे। जो न्यूक्लियर फोर्स को आज हम स्टडी करेंगे वो 2 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो, द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो फोर्स बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है लंबे समय के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा से समझो बेटा, जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर, देखो हमें एटम का स्ट्रक्चर पता है, एटम के बीच में कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस, जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज मास होता है। यानी कि जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर लंबे समय के लिए बाइंड्स करके रखता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बेटा जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 3 तरह का हो सकता है। देखो, एन एंड फोर्स, यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है बेटा दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है ये फोर्स, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट कर सकता है ये फोर्स। दोबारा से समझो बेटा, जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 2 न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, 2 प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है। दोबारा से समझो, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जो फोर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखे, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लंबे समय के लिए बाइंड करके रखे उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ये 3 तरह का हो सकता है आपका, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम। बेटा न्यूक्लियर फोर्स क्या है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बेटा, और ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसे, ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेटा ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या है ये, शॉर्ट रेंज फोर्स। आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होता है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज भी काफी स्मॉल है, 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड है, तो ये उसके अंदर ऑपरेट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। जैसे हम इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे ये फोर्स आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। और बेटा न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन न्यूक्लियन, ये न्यूक्लियन के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर सकता। बेटा ये नया ओबे करता है, इनवर्स स्केयर लॉ को ये ओबे नहीं करता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करता। और ये बेटा नॉन सेंट्रल फोर्स है और अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। कैसा नेचर का फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बेटा ये सारी इसके प्रॉपर्टी एक बार दोबारा से देखो। जो आपका नेचर है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, न ही इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करता। ये इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये। देखो बेटा नेक्स्ट आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है बेटा वो देखो क्या है, दीज आर फोर्स दैट अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। यानी कि जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कम समय के लिए बाइंड करके रखें उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा से समझो बेटा, जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को, यानी कि न्यूक्लियॉन्स को कम समय के लिए बाइंड करके रखे उसको हम क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा इसकी प्रॉपर्टी देखो, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये एग्जिस्ट करता है लेप्टॉन और
लेप्टोन के बीच में। किसके बीच में बेटा? लेप्टोन और लेप्टोन के बीच में। ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। 10⁻, कितना? 25 टाइम्स स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। जो ये ऑपरेट होता है ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये भी क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्योंकि ये भी किसके अंदर एक्ट होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होता है बेटा। ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियस से बाहर जैसे हम इसके साइज को इंक्रीज करेंगे ये काम नहीं करेगा, यानी कि एक्ट नहीं होगा। जो ये फोर्स है एक्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर ही। दोबारा से देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या आपका? जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कम समय के लिए बाइंड करके रखे न्यूक्लियस के अंदर। देखो, दोज फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस फॉर शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए बाइंड्स करके रखता है, उसको बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहां पे दिया हो तो देखो, दीज आर द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम, जो कम समय के लिए बेटा बाइंड करके रखता है। और ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, एग्जिस्ट करता है लेप्टोन लेप्टोन के बीच में, यानी कि ये भी क्या आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है। इनवर्स केरला को ओबे नहीं करता, नॉन सेंट्रल फोर्स है बेटा ये।